बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दौर में ऐसी हस्ती और शख्सियत को उभारते हैं जो उम्मत मुसलमा और दीन व मज़हब के दिफा की जंग लड़ता है। हमारी दीनी किताबों का भी यही खुलासा है कि अल्लाह ताला गैरतमंद और शुजाअत रखने और करने वाले को पसंद करते हैं और हमेशा मुश्किलात में भी उसी का साथ देते हैं। हमारे मौजूदा दौर के इस नडर, बेबाक, बहादुर और अजीम शख्सियत और लीडर जो तने तनहा दुनिया की सलीबी, तागूती और दज्जाली लश्कर के खूनखारों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है, वो है रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की का सदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इस अजीम लीडर ने सड़कों पर टाफियां बेचने से सदारत की कुर्सी तक का सफ़र मुकम्मल किया, और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एर्दोगान साहब का मशहूर तुर्काई कबीले से आखिर क्या ताल्लुक़ है। हमारे साथ रहिएगा और काविश टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाजरीन, खुशबख्त है वो कौम जिसके लीडर दुनिया को वाज़े तौर पर अमरीकी और दीगर मगरबी दुनिया के जुल्म जबर से पर्दा उठाते हुए उनको खबरदार करते हैं कि मज़ीद मुसलमानों के खून से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। यही एक मर्द मोमन है जो पूरी दुनिया में मजलूम उम्मत की तर्जुमानी कर रहा है, जिसके हकायक और दबाव से जनरल असम्बली में मजलूम मुसलमानों की तर्जुमानी भी हुई और इसराइल को एक फितनागर और काबिज रियासत ठहराया। यही असलियत और हकानियत की बदौलत वो आज आलम इस्लाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये वो शख्सियत है जिसने तुर्की को एक तबाहशुदा मुआशी हालत से निकाल कर एक मजबूत माइशत बनाया। तुर्की, जिसे कभी यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, अब मुआशी तौर पर कई यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा मजबूत है, जबकि यूरोपीय ममालिक दिवालियापन का शिकार हैं। नाजरीन, ये लीडर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के एक मामूली कोस्ट गार्ड के घर 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद एर्दोगान, वालदा का नाम तंजाइल है। इनके 2 बेटे और बेटियां हैं। जब तैयब एर्दोगान 13 साल के थे तो इनकी फैमिली इस्तांबुल में जा बसी। इनके फैमिली के माली हालात इस कदर पसमानदा थे कि रजब तैयब एर्दोगान को बचपन में स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए टाफियाँ, डबल रोटी और शरबत फ़रोख्त करना पड़ता था। इब्तदाई तालीम मदरसा कासम पाशा से हासिल की, जहाँ इस्लामी और मगरबी तालीम दोनों दी जाती थी। 1965 में कुरान पाक हिफ्ज़ करके फारिग हुए। उसके बाद इमाम खतीब हाई स्कूल से तालीम हासिल की। नाज़रीन, 1973 में मैट्रिक और दीगर इजाफी मज़ामीन पास करके अयूब हाई स्कूल से डिप्लोमा की सनद हासिल की। इसके बाद मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। गुज़श्ता दिनों मदरसा की एक बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब हाफिज रजब तैयब एर्दोगान साहब ने फरमाया, जब बचपन में मैं मदरसे में पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते कि बेटे, क्यों अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो? क्या तुम्हें बड़े होकर मुर्दे नहलाने की नौकरी करनी है? मदरसे में पढ़ने वाले को गुस्साल के अलावा कोई रोज़गार मिल सकता है, लिहाजा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो और अपना मुस्तकबिल संवारने की फ़िक्र करो। इस किस्म की नसीहत करने वालों में ज़्यादातर बूढ़े होते और मैं बड़े अदब से उनकी बातें सुनता और मुस्कुराते हुए अपनी किताबें बगल में दबाए मदरसा इमामुल खतीब की तरफ गामजन होता। तैयब एर्दोगान ने मज़ीद फरमाया कि मेरे वालिद फल फरोश थे। उनके माली हालात इस बात के मुतहम्मिल नहीं थे कि वो मुझे किसी स्कूल में डालते। हमारे घर में बाज़ औक़ात सालन की बजाय खरबूजे के साथ रोटी खाया जाती। फिर वालिद की दीन से वालिहाना मोहब्बत थी कि मुझे हिफ्ज़ुल कुरान की क्लास में डाल दिया था। फिर वक्त गोली की रफ्तार से चलता रहा और मैंने इस्तांबुल के उसी मदरसे से 1973 में अपनी तालीम मुकम्मल की। अब जब भी मुझे उन बुज़ुर्गों की नसीहतें याद आती हैं और ख़ुद पर करीम रब की रहमतों की बारिश देखता हूँ तो बेख्तियार आंखें छलक पड़ती हैं। ये कहकर एर्दोगान ने हाज़रीन को भी अश्कबार कर दिया। वाज़े रहे कि मुस्लिम हुक्मरानों में एर्दोगान पूरे आलम इस्लाम में मकबूल तरीन लीडर हैं। ट्विटर में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के हैं और उनमें भी 70% अरब हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अरब दुनिया में उन्हें अल बतल यानी हीरो का खिताब मिल चुका है। याद रहे, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे तुर्की के दीनी मदारस में ज़ेर तालीम हैं।
2015 کے اوائل میں جاری اعداد و شمار کے مطابق ان طلبہ کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ تاہم وہاں کے مدارس کا نظام تعلیم بھی مکمل جدید خطوط پر استوار ہے۔ ناظرین، طیب اردگان شروع ہی سے سیاسی دنیا میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1976 میں استنبول میں یوتھ پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے اور مارچ 1994 میں استنبول کے میئر منتخب کیے گئے۔ اس وقت استنبول پانی کی قلت، آلودگی اور ٹریفک جیسے مسائل کا شکار تھا۔ ان مسائل کو ختم کر کے انہوں نے استنبول کو جدید شہر کی شکل دی، کرپشن کو جڑ سے ختم کر دیا اور استنبول کے $2 بلین کے قرضے کا بڑا حصہ بھی واپس کر دیا۔ 1998 میں ایک جلسے میں انہیں ایک اسلامی نظم پڑھنے کے جرم میں 4 مہینے کی سزا سنائی گئی اور میئرشپ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ 2001 میں انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ 2002 کے الیکشن میں ان کی پارٹی نے 2/3 ووٹ لے کر فتح حاصل کی۔ تب سے اب تک یہ پارٹی ترکی کی حکومت کو کامیابی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ طیب اردگان کے خاندان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے کائی قبیلہ سے بھی ضرور ہے، تبھی آپ اتنے بہادر اور دلیر ہیں۔ انہوں نے اسلام کے احیاء کے لیے بہت کام کیے۔ ان کے بعد حامیوں نے انہیں سلطان کا لقب دے رکھا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی یاد دلاتا ہے۔ رجب طیب اردگان کے سفر میں بہت سی مشکلات آئیں، مگر طیب اردگان نے ہمت نہ ہاری۔ فوج اور بیوروکریسی کی مخالفت کے باوجود انہوں نے ہر محاذ پر فتح حاصل کی اور ترکی کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تیسری دنیا کا ملک کہلانے والا ملک آج دنیا کی 16ویں بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ کرپشن، قتل و غارت سے پاک لوگ ہمیشہ ہی لیڈر بن جاتے ہیں اور عالمی سطح پر شہرت یافتہ اور پختہ یقین کے مالک مانے جاتے ہیں۔ رجب طیب اردگان کی کامیابی کی بڑی وجوہات اپنے ہی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ بدرجہ سرکاری اور سیاسی عہدوں پر فائز ہونا، اپنے ملکی قوانین سے واقفیت، کرپشن سے پاک معاشرے کا انعقاد، عوامی مساوات برقرار رکھنا، میرٹ کی بحالی، غریبوں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ سب کمالات اصول زندگی کے مطابق بسر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس عظیم شخصیت کی لیڈری عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اس کے علاوہ طیب اردگان صاحب کے کارناموں کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنائی جائے گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔